यूपीएससी एक नया ट्रेंड सेट कर रही है पेपर टफ सेट करने का। भले ही वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, भले ही वो सीडीएस हो, भले ही वो सीएपीएफ हो या एनडीए हो। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो उस कट ऑफ को आप पार कर लोगे बाय एनी मीन्स। अब अगर 100 क्वेश्चन का एक पेपर आ रहा है और उसमें अगर कट ऑफ 60 नंबर जा रहा है तो यू हैव टू डू ओनली 40 क्वेश्चंस, जिसमें से आप गलत करने का भी रूम छोड़ सकते हो। तो सीरियस एस्पिरेंट को पेपर क्यों टफ बन रहा है, इस पे क्वेश्चन करने से ज़्यादा ये क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं ज़्यादा एक्यूरेसी से किसी भी टफ पेपर में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। यही चीज़ बस मैं आपको सिखाता रहता हूं डेली बेसिस पे। इसके पहले हमने जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया यूपीएससी सीडीएस 2024, आप में से बहुत सारे लोगों ने उस पर बहुत सारे कमेंट करे पॉजिटिव, और ये रहा आपके सामने उसका अगला वीडियो। चलिए, एक क्वेश्चन आया क्यूबिट को लेके। अब आप में से कौन नहीं जानता कि क्यूबिट पे, एंटेंगल्ड पे या एंटेंगलमेंट कहूं, इस पे क्वेश्चन आना डेल श्योर था। आप में से कौन नहीं जानता कि क्यूबिट हम क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर पढ़ते हैं। याद करो, हम लोगों ने जब क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लासिकल कंप्यूटिंग, और इसके अंतर्गत चीज़ों को पढ़ा था जैसे कि सुपरपोजिशन। हमने उस टाइम पे भी देखा था कि इस सुपरपोजिशन में ये जो क्यूबिट होती है, दे कैन हैव मल्टीपल क्वांटम स्टेट्स एट द सेम टाइम, जो कि इसमें बिट्स में पॉसिबल नहीं है। तो ये क्यूबिट और ये बिट। ये क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं पूछेंगे यार? लगातार ये चीज़ें न्यूज़ में बनी हुई हैं। क्वांटम कंप्यूटर पे कम से कम 50 आर्टिकल आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे। उसके बाद भी अगर आप इन टॉपिक को छोड़ के जा रहे हो तो फिर सोचने की बात है कि मूर्ख कौन है। खैर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको शायद ना दिख रहा हो, मैं पढ़ के बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स? इनमें से कौन से पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और म्यूऑन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और म्यूऑन। इस चीज को हमने कहां पे पढ़ा है? तो दोस्तों, मल्टीपल टाइम जब भी हम लोग लार्ज हैड्रन कोलाइडर के बारे में पढ़ते हैं, जब भी हम लोग गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि बोसॉन एक एलिमेंट्री लेवल पे जाके पार्टिकल है और उससे ऊपर उठते हैं तो क्वार्क और लेप्टन मिलते हैं, और उससे भी ऊपर उठते हैं तो हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इनके अलावा सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनके अलावा और भी ऐसे बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिसमें म्यूऑन भी आता है। ठीक है, अगर आपने इन तीन को वहां पे गैस कर लिया होता तो आप इस ऑप्शन को मार्क करोगे। हमने बहुत बार साइंस टेक में प्रैक्टिस की है कि अगर ऐसा कोई पार्टिकल हमारे सामने दिखता है जो हमने नहीं पढ़ा है मगर हमने तीन पढ़े, तो हम इसको मार्क करके आएंगे। ऐसे और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान। मैं आपको बार बार रिपीटेटिव मैनर में एक चीज ये बोलता हूं, किसी भी टॉपिक को जब पढ़ो ना तो उसको इतना होल सोलली पढ़ो कि उसकी सारी निटी ग्रिटीज को आप एक बार में कवर करो। अब मैं यहाँ पे कौन सी निटी ग्रिटीज की बात कर रहा हूं, देखो बहुत ध्यान से समझना। हम लोगों ने हेल्थ टॉपिक को पढ़ा है इकोनॉमी में, जहां पे हमने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, ये हेल्थ की पूरी पीडीएफ याद है आपको, जहां पे हमने मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ा था, डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, माल नरिशमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है ना, हंगर इन इंडिया के बारे में पढ़ा हुआ है, फार्मा कंपनी, जेनरिक ड्रग, अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये सब टॉपिक हैं। ये सब टॉपिक हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार। पोषण अभियान पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के टॉपिक में हम लोगों ने यहाँ पे सुगम भारत अभियान, जिसका मतलब है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जो लॉन्च किया गया था 2015 में, उसको ही पढ़ा था। अब मजे की बात देखो, ये जो की पॉइंट्स आपके लिए मेंशन किए गए हैं, सिर्फ ये की पॉइंट, अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया होता, और ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद ये सारी चीजें बता रहा हूं मैं, जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको दिखाई हैं इस लेक्चर में या पिछले लेक्चर में, जितनी भी चीजें,
उनको सिर्फ जाके देखो कि हमने पहले पढ़ा है या नहीं। कैसे देखोगे? टेलीग्राम चैनल को खोल के देखो, उसकी डेट ना आप चेंज कर सकते हो ना मैं। हमने टेलीग्राम पे ये पोस्ट किया था, इसका मतलब हमने पढ़ा है करीब करीब 7 मंथ बिफोर, क्योंकि उसका पार्ट है डिसेबिलिटी का। ठीक है, तो इस टॉपिक को अगर आपने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे इस क्वेश्चन का जवाब नीचे चैट सेक्शन में दे देना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको बायो जब पढ़ा रहा था, मैंने आपको एक चीज बोली थी, एंड आई मस्ट से एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी एग्री विद दिस। मैंने आपको मल्टीपल टाइम एक चीज बोली है, हर एग्जाम के लिए यूपीएससी जो भी कंडक्ट करता है, हर एग्जाम बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस, रट मारो इनके बारे में हर चीज। अब देखो मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूं। फोटो 51 रेफर्स टू एन इमेज ऑफ, मैंने नहीं पढ़ाया, आप में से 99% लोगों ने ही नहीं पढ़ा होगा, मैं जानता हूं। यही तो खेल है। अगर आपने बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस के बेसिक्स पढ़े हुए हैं, बहुत से लोग इस क्वेश्चन को सही करके आ जाते। समझो कैसे। फोटो दिया हुआ है, फोटो, फोटो का मतलब एक इमेज है, यहां पे ये भी बताया उसने, मतलब यहां पे एक फोटो की बात चल रही है। ठीक है, अब ये फोटो किसकी है, ये फोटो किसकी है, ये कैसे पता करें? ऑप्शन पढ़ते हैं। क्रेटर ऑन द मून, डीएनए मॉलिक्यूल, और ये 2 वायरस लिखा हुआ है कुछ। अगर मैं एक सीरियस एस्पिरेंट हूं, मैंने बायो के बेसिक्स भी पढ़े हुए हैं, तो मुझे यह बात पता है कि जो वायरस होता है उसकी फोटो ले पाना बहुत कठिन है, वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसका मतलब जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, ये कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि इसके लिए लगता है दिमाग, और दूसरी चीज इसके लिए लगता है एप्लीकेशन की, किसी चीज को पढ़ के अप्लाई कैसे करना है। हर चीज थोड़ी पढ़ के जा सकते हैं, एनसाइक्लोपीडिया थोड़ी बन सकते हैं हम। वायरस बहुत छोटा होता है, उसकी इमेज ले पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है विथ रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसीलिए यहां पे अगर फोटो का मतलब एक इमेज है तो वो वायरस तो होनी ही नहीं चाहिए। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मगर अगर मैं वहां एग्जाम में बैठता तो मैं इस लॉजिक से इन दोनों ऑप्शन को सबसे पहले हटाता। ठीक है, अगला। अब अगर मैं इन दोनों ऑप्शन को देखूं तो मुझे ये सोच के बताओ कि कभी भी आपने मून का जो क्रेटर है, गड्ढा, उसका नाम आपने फोटो 51 ऐसा कहीं पे भी आज तक देखा? कितने टफ नाम होते हैं उसके, हमने पढ़े हुए मून के क्रेटर्स के नाम। तो मैं इस ऑप्शन को भी हटा देता कि यार ऐसा तो कभी भी नहीं सुना। तो बस एक ही चीज बच रही है, डीएनए मॉलिक्यूल, इसको मैं लगा के आ जाता, एंड दैट वाज द राइट आंसर। क्या आप चीजों को समझ पा रहे हो कि आपको कैसे किसी भी टफ पेपर को क्रैक करना है? आपको बेसिकली अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, बस आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारने, सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो वो बोल रहा है पॉलिटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व नॉर्मेटिव एंड इंपेरिकल अप्रोच। जैसे ही इन दोनों कीवर्ड को देखा तुरंत दिमाग में आना चाहिए, इंपेरिकल का मतलब होता है कैलकुलेशन चलेगी मैथ्स की, नॉर्मेटिव का मतलब होता है जो होना चाहिए, जो होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन में क्या बोल रहा है, और ये आर करेक्ट पूछ रहा है। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द इंपेरिकल अप्रोच इज वैल्यू लोडेड, वैल्यू लोडेड होगी इंपेरिकल। अरे भैया तो डाटा सेट से खेलता है ना, इसमें वैल्यू का क्या काम है? वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू लेडेन। जैसे कि मान लो मुझे पेपर निकालना है सीडीएस का, इसके 2 तरीके हैं, या तो मैं पढ़ लूं या मैं चीटिंग कर लूं। अगर मैं चीटिंग कर रहा हूं तो ये बुरी बात है। ये बुरी बात का मतलब क्या है? वैल्यू, वैल्यूज, समझ रहे हो? अगला ऑप्शन पढ़ो। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द नॉर्मेटिव अप्रोच इज ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल। ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल क्या बोल रहा है? नॉलेज जो एक्वायर होगी नॉर्मेटिव अप्रोच से वो ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल होगी। हो ही नहीं सकती ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल, उसमें वैल्यूज आएंगी। ये ऊपर का ऑप्शन नीचे बना दिया, नीचे का ऑप्शन ऊपर बना दिया। नीदर 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ो। टोटलिटेरियन रिजिम, डिक्टेटर टाइप, टोटलिटेरियन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। वो पूछ रहा है इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है। टोटलिटेरियन रिजिम का
फीचर नहीं है। जहां पे आज़ादी हो लोगों के पास, है ना, तो सिविल सोसाइटी के पास आज़ादी होगी क्या, ऑटोनॉमी होगी क्या, नहीं होगी। तो ये सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द राइट टू हैव अ लीगल एड, लीगल एड पे क्वेश्चन पूछा है ना। पहला ऑप्शन देखो, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज गिवन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, हर कोई जानता है, दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल भी पता है, बताऊंगा नहीं। अगला मुद्दा समझो, क्या समझाना चाह रहा हूं। ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमिटी इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। अरे भैया, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है। पहले तो आंख बंद करके सोचो कि पढ़ा क्या है। पढ़ा यह है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है। सबको प्रोवाइड करते हो क्या, नहीं, गरीब को ही प्रोवाइड करोगे, कॉमन सेंस की बात है, अंबानी को थोड़ी फ्री लीगल एड प्रोवाइड करोगे। ठीक है, अब मान लो कि आपने इस ऑप्शन को नहीं पढ़ा, सेकंड वाले को, जो कि कोई नहीं पढ़ता, ये ऑप्शन किसी को भी नहीं आता है, बिलीव माय वर्ड्स, ये चीज कोई पढ़ ही नहीं सकता पहले से। मगर फिर भी आप इस ऑप्शन को बिल्कुल सही मार्क करोगे, बिल्कुल सही। सोच के देखो, बताता हूं मैं, और आंख बंद होनी चाहिए सबकी। इमेजिन करो कि आप जेल में बंद हो, तड़प रहे हो, चिल्ला रहे हो अंदर से, अरे मुझे निकाल लो, अरे मुझे निकाल लो। अब आप सोचो कि अब आप एकदम गरीब हो चुके हो या गरीब हो। अब ये सोच के देखो कि अगर पुलिस ने आपको जेल के अंदर बंद कर रखा है, थाने में या कहीं भी जेल में, और आपको फ्री लीगल एड चाहिए, तो ये सपना कैसे आएगा मैजिस्ट्रेट को कि वो ऑर्डर दे। सोच पा रहे हो आप, आपको फ्री लीगल एड चाहिए, डीपीएसपी में बात बोली गई है, अगर आपकी इनकम एक लेवल से कम है आपको फ्री लीगल एड मिल जाएगी। मगर वो जो फ्री लीगल एड देने वाला व्यक्ति है, उसको पता कैसे चलेगा कि आपको चाहिए, क्योंकि पुलिस ने तो बंद कर रखा है। तो यहां पे क्या पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए क्या, नियर की इन्फॉर्म करे किसी को कि हमने इस व्यक्ति को पकड़ा हुआ है, फिर वो एक कमेटी हो या कोई भी हो, वो डिसाइड करे कि इसको लीगल एड देनी या नहीं देनी है। मुद्दे की बात समझ रहे हो, ये ऑप्शन सही होना ही चाहिए, बस ये चीजें आपको पकड़नी थी। ठीक है, ये कोई नहीं पढ़ता, मगर ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वहां पे अपने आंख कान और नाक खुले रखो। अगला क्वेश्चन देखो, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट बोलता है ना, कॉमन सेंस, इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स गारंटीड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। बिल्कुल कर सकता है ना, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। फिर वो बोल रहा है इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स गारंटीड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय नॉट ओनली एक्शन ऑफ गवर्नमेंट बट आल्सो बाय इट्स इनएक्शन। इनएक्शन से भी कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। बोथ 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। अब जैसे मान लो अबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, सरकार ने कोई कानून ही नहीं बनाया उस पर, पहुंच जाओ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट आप तो आंख बंद करके। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, नॉट। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दोगे क्यों। मैंने आपको बड़ी इलेबोरेटली पढ़ाया था सुपर पावर कैसे बनेगा भारत सॉफ्ट पावर से, जहां पे हमने सॉफ्ट पावर के तीनों टर्मिनोलॉजीज को देखा था, हमने देखा था सुपर पावर कैसे बनेगा, सारी चीजों पे हमने बात की है। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे ये बताओगे, मैं स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो हार्ड पावर होती है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्या इस हार्ड पावर टर्म का यूज हम स्टेट्स के द्वारा लिए गए एक्शन और दूसरे एक्टर्स जो होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, क्या वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है दूसरे एक्टर, जवाब है शायद हाँ। तो उनके द्वारा अगर थ्रेट और कोएर्जन किया जाता है स्टेट और दूसरे एक्टर्स के द्वारा, तो क्या वो हार्ड पावर के अंतर्गत आएगा क्या, सोच के बताना। और सोचोगे कहां से, मैं आपको हिंट भी दे देता हूं। जब हम हार्ड पावर को पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ये क्या होता है, और ये एक डिप्लोमेसी का पार्ट है, डिप्लोमेसी। तो क्या डिप्लोमेसी भी दूसरे एक्टर्स के लिए यूज की जाती है क्या, या सिर्फ स्टेट के लिए यूज की जाती है। बस इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया होता तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाता। बाकी की चीजें आसान है। वॉशिंगटन कंसेंसस हम जानते हैं, यूएस ने कैसे इनिशिएट करा, मार्केट से बाहर रहने को बोलता था गवर्नमेंट को, ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलिज्म हम सब जानते हैं। ठीक है, हाँ, ये ऑटार्की वाले में अटक सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑटार्की को छोड़ो, ऑटार्की के बिना भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप तो इन तीन उस पर ध्यान दो बस, और उसमें भी सिर्फ इस पे,
ये क्रैक कर लिया, बाकी क्वेश्चन क्रैक हो जाता। ठीक है, ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन करनी है हमको, फुद्दू एस्पिरेंट नहीं बनना है। अगला क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आर करेक्ट पूछ रहा है। क्या हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में? क्या सोसाइटी चेंज हुई फ्रॉम अ रूरल एग्रीकल्चर लाइफस्टाइल, जो कि इंडस्ट्रियल हो, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, और सर्विस की तरफ बढ़े? हाँ बिल्कुल हुई। अरे यही तो पढ़ते हो ना इकोनॉमी में, कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो प्राइमरी से सीधे टर्शरी पे मूव ऑन कर गई, मैन्युफैक्चरिंग छूट गया, तो सही है ना। फिर वो बोल रहा है जर्मनी में हुआ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हम पागल हैं क्या? हमको नहीं पता है क्या? बताओ कहाँ हुआ है। अगला, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुआ है, यहाँ पे हर जगह हुए। स्टीम इंजन के बारे में नहीं पढ़ा है क्या आपने? हर किसी ने पढ़ा है ना। फुद्दू क्वेश्चन है, हर एस्पिरेंट सही करेगा इसको। इसमें क्या तीर मारा हमने, करा सही तो, इसमें कोई मतलब नहीं है। अगला टॉपिक, मिएंडर। कौन नहीं जानता मिएंडर को, ऑक्सबो लेक को? अभी के अभी यूट्यूब शॉर्ट देखना जाके इस लेक्चर को खत्म करके, अभी के अभी सिर्फ ऑक्सबो लेक बुद्धि आईएएस टाइप करना, ऑक्सबो लेक बुद्धि आईएएस, 1 मिनट में समझाया हुआ है पूरा। कैसे यू शेप बैंड बनता है रिवर में, 1 मिनट में सिर्फ। कैसे जब बहुत ज्यादा ऐसे मिएंडरिंग करती है तो ये गूज नेक बन गई, ये बन गई गूज नेक, बतख जैसी। वो बतख ही बोलते हैं ना शायद उसको, है ना। और टेक्टोनिक अपलिफ्ट अगर होगा रिवर का, मतलब ऊपर उठेगी, तो डाउन कटिंग बढ़ जाएगी क्या मिएंडरिंग कोर्स में? ऑफकोर्स बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, 1 मिनट में, उससे ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बेसिक पकड़ो, बेसिक। ये इतना वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है, और इसकी कैपेसिटी कितनी बची हुई है, यही होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना। हालांकि इसमें 2 ऑप्शन में डाउट है, अब यूपीएससी पता नहीं क्या लेगा, इन दोनों से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को पता किया जा सकता है। हालांकि अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैंने वहां पे इफ परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज गिवन दिया होता तो शायद उसको लगा देता, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ही होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। खैर, दोनों चीज़ें सही है, मैं इस चीज़ पे सहमत हूँ। अगला है ग्रीन हाउस गैस को लेके, इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को लेके, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, एकदम फैक्चुअल चीज़ें हैं। बीडब्ल्यू क्या है, डेजर्ट क्लाइमेट आता है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है कि लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं वर्ल्ड वाइड कौन बताता है। अगला क्या है, नेशनल वाटरवे। नेशनल वाटरवे 1 2 3 4 5 6 1 1600 लगभग किलोमीटर, इलाहाबाद हल्दिया वाला, ये सेकंड वाला सदिया ब्रिज वाला, डुबरी ब्रह्मपुत्र, ये तो याद होना ही चाहिए। आगे बढ़ने के पहले, जैसे कि आप में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हमें आपके साथ मिल के प्रिपेयर करना है राउंड द ईयर, जिस तरीके से आप पढ़ाते हो हमें वो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, हमें बताओ कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा इफ़िशेंटली पढ़ाई करेंगे, और कैसे कम टाइम में हम चीज़ों को सम अप करेंगे, और कैसे हम डेली बेसिस पे अपने नोट्स बनाएंगे भी और उन्हें अपडेट भी करेंगे। ये एक प्रोसेस क्या है जो आप हमसे फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको मैं 1 मिनट में जल्दी से इस पूरी प्रोसेस को समझा देता हूँ। देखो, ये जो पूरा खेल है, जितने भी आप माइंड मैप्स देख रहे हो या देखते हो, ये सारे एचडी माइंड मैप्स काम करते हैं एज शॉर्ट नोट्स फॉर अस, जिसे हम आखिरी टाइम के लिए डिजाइन करते हैं थ्रू आउट द ईयर, डेली बेसिस पे। ये जो एचडी माइंड मैप है, जब हम हर टॉपिक का एक बार क्रिएट करते हैं, जो क्रिएट किया जाता है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, पीआईबी, एंड ऑल्सो सम मैगजीन्स। एक बार एक टॉपिक का जब माइंड मैप क्रिएट हो जाता है, और वो माइंड मैप इस तरीके से बनाया जाता है जिससे प्री के सारे सवाल हम हल कर पाएं, और मेंस का एक बहुत प्यारा मॉडल आंसर हम लोग लिख पाएं, बस हमारा काम खत्म हो जाता है। एक बार अगर माइंड मैप बन गया, उसके बाद जब भी न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आता है, हम अपने माइंड मैप को खोलते हैं, उससे उसे कंपेयर करते हैं। अगर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कोई नई चीज़ या ऐसी चीज़ आई है जो हमारे माइंड मैप में नहीं है, कोई नई अपडेशन आई है, तो हम उसे वहाँ पे लिख लेते हैं छोटी सी लाइन में, और हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है और अपडेट भी हो जाता है। न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर पढ़ना हो जाता है। और सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, भले ही वो PT 365 हो या भले ही वो मंथली मैगजीन हो, टॉपिक देखा, उसमें अपडेट किया और आगे बढ़े। इस तरीके से हम डेली बेसिस पे
अपनी चीज़ों को अपडेट करते हैं और हमेशा हम प्री और मेंस के लिए तैयार रहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें आखिरी टाइम पे जो बाकी एस्पिरेंट्स भागेंगे हमारे कॉम्पिटिटर इधर उधर, हमको कहीं भी नहीं भागना पड़ता। हम हर वक्त तैयार होते हैं एग्जाम को देने के लिए। तो ये जो स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटेजी है, ये मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके दे रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च लगती है माइंड मैप्स को बनाने में, इसके इलेबोरेटिव वीडियोस डिलीवर करने में। आपका हार्डवर्क सिर्फ ये है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो अब अगर आप इस चीज़ से जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा www.buddhiacademy BUDDHIACADEMY academy.in पे जाके आप कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। अब इस पूरी चीज़ को जानने समझने के लिए, ये देखने के लिए कि ये चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं, मैं आप सबको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, जितने भी माइंड मैप्स हम लोगों ने बनाए हैं वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सब जाओ, टेलीग्राम चैनल को खोलो, वहाँ पे माइंड मैप्स को देखो। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बनी है, आप आपके कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, देन डू एनरोल इन बोथ द कोर्सेज, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर। यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। आखिरी क्वेश्चन करेंगे प्लास्टिक्स पे। यूज ऑफ प्लास्टिक्स जो है एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लीड करती हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है? हाँ, ये डिग्रेड नहीं होती हैं। अरे यही तो मुद्दा है ना। अभी रिसेंट में हम लोगों ने एक चीज़ को डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि एक एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया गया है जो प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकती है। बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, बस उससे उठा के क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पेपर कितना भी टफ है, आपको तो अपने 40 से 50 क्वेश्चन उठाने, उसमें से 40 क्वेश्चन अगर 50 उठाए हैं तो 40-45 क्वेश्चन सही मार्क करने और आगे बढ़ जाना है। अब आपका कॉम्पिटिटर भले ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, उसके नेगेटिव मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपका पेपर निकल जाएगा। मुद्दे की बात बस ये है। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दो, कैसे कितने भी टफ पेपर में आप परफॉर्म करोगे, बस इस चीज़ पे कंसंट्रेट करो। That's it from my side. We'll meet you soon in the next topic or in the next video of the same topic, that is UPSC CDS 2024 paper discussion. Till then, keep shining. Have a good day.